नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस यानी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत पेपर 4 यानी एथिक्स। तो आपके पेपर 4 में जो आपका यूनिट 1 है वो आपका है दार्शनिक या विचारक या थिंकर्स। तो आपके जो पहले थिंकर्स आज हम पढ़ने वाले हैं वो आपके हैं प्लेटो। तो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं पेपर 4 के अंतर्गत यूनिट 1। ठीक, चलो शुरुआत करते हैं। हमने अपनी बुक लॉन्च करी है भूगोल की, विश्व भूगोल की, बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए। सभी बुकों का निचोड़ इसमें है। इस नंबर पे कॉल करिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। बहुत कम प्राइस में अवेलेबल है। पीडीएफ आपको इसका मिलने वाला है। देखें, अब देखिए आपका जो सिलेबस है पेपर 4, आपके 6 पेपर इसमें है। तो पेपर 4 का जो आपका यूनिट 1 है उसकी बात हो रही है, वो है आपका है दार्शनिक विचारक या थिंकर्स। ठीक, तो कुछ कुछ हमने पढ़ लिए हैं, कुछ हम बाकी कुछ हम पढ़ लेते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं इनको? दार्शनिक विचारक या समाज सुधारक। ठीक, ये इनको बोला गया है। ठीक, इनको हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्लेटो के बारे में। प्लेटो, जो प्लेटो है बेसिकली उनके गुरु हैं सुकरात, इनको पढ़ेंगे बाद में, और इनके शिष्य हैं अरस्तु। ठीक, तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, फिर आपके हैं महावीर, बुद्ध, आचार्य शंकर, चारवाक, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, सर्प, उसके बाद है सावित्रीबाई फूले, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनको हमने पढ़ लिया है। स्वामी विवेकानंद, इनको भी पढ़ लिया है। महर्षि अरविंद और सर्वपल्ली राधा कृष्णन, तो 3 हमने पढ़ लिया। चौथा यानी कि प्लेटो आज हम पढ़ने वाले हैं। सिलेबस आपको पूरा पढ़ना है। देखिए, पेपर 4 का पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है ताकि आपको समझ में आए कि आप क्या पढ़ रहे हो और कैसे आपको उसको पढ़ना है। हम सब कुछ पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस पढ़ेंगे आराम आराम से। चलिए बात करते हैं जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि प्लेटो पढ़ने वाले हैं। तो उनका संबंध कहाँ से? उनका संबंध है एथेंस। उनका संबंध है एथेंस, ग्रीक से उनका संबंध। ठीक, चलो अब देखो ये आपके प्लेटो हैं। अब इनके संबंध में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उनको सबसे पहले देखते हैं कि हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सामान्य जानकारी इनके विषय में, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको पढ़ लेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, इनका बचपन का नाम क्या था, सारी बातें, और इनका प्रारंभिक जीवन, इनके जीवन की शुरुआत कैसे हुई और कैसे इनके जीवन में बड़ा बदलाव आया कि ये थिंकर्स, ये दार्शनिक बन गए। ठीक, इसके बाद देखो रचनाएं, इनकी कौन कौन सी रचनाएं फेमस है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये रचना किसकी है, नाम लिखिए, या इनकी कौन कौन सी रचना फेमस है वो लिखिए। 4 रचना लिखिए। तो इनका अगला है रचनाएं। ठीक, चलो फिर है आपका न्याय संबंधी विचार। न्याय के संबंध में इनके क्या विचार हैं, इनके दर्शन क्या है वो पढ़ेंगे। उसके बाद न्याय सिद्धांत क्या है, उसकी गुण विशेषता, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे। न्याय सिद्धांत की आलोचना, जो उनका सिद्धांत है उसमें क्या कमियां हैं। फिर देखें शिक्षा सिद्धांत, शिक्षा के संबंध में इनके क्या विचार है, सिद्धांत है। ठीक, शिक्षा की विशेषता क्या है, और शिक्षा योजना, शिक्षा योजना क्या है कि उन्होंने अपने शिक्षा में किसको क्या स्थान दिया है, किसको क्या पढ़ना चाहिए, कितनी उम्र तक पढ़ना चाहिए। ठीक, इसके बाद अंत में आलोचना, जो शिक्षा योजना है, सिद्धांत है, उसकी उसमें क्या कमियां है इसको पढ़ना। ठीक, तो बेसिकली इतना आज हम डिस्कस करने वाले। ये क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसको आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। चलो सबसे पहले बात करते हैं सामान्य परिचय के बारे में। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो भैया 428 से 427 बीसी के मध्य में इनका जन्म हुआ। कहाँ पर? एथेंस में इनका जन्म हुआ है। बात क्लियर है। इनके जिनका जन्म का नाम था, बचपन का नाम था अरिस्टोक्लीज। क्या था? अरिस्टोक्लीज। ठीक, इनके पिता का नाम था एरिस्टन। क्या नाम था? एरिस्टन। माता का नाम था पेरिक्टोन। इनकी मृत्यु होती है 348 से 347 बीसी के मध्य में। ठीक, इसके मध्य में इनकी मृत्यु होती है। चल अब बात करते हैं। देखिए जो प्लेटो है इनके गुरु थे सुकरात। इसको ऐसे लिखते हैं तो आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। देखो जो प्लेटो हम पढ़ रहे हैं उनके जो गुरु थे वो थे सुकरात। ठीक, और इनके शिष्य थे अरस्तु। तो ये बीच में है, गुरु सुकरात, शिष्य अरस्तु, बीच में प्लेटो। तो जो प्लेटो है इनके जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी इनके सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं वो सभी इनको सुकरात से मिले।
यानी सुकरात का इनके जीवन पे बहुत ही बड़ा असर है। क्योंकि देखिए ऐसा आगे हम पढ़ेंगे कि सुकरात के विद्यालय में प्लेटो ने लगभग 8 वर्ष अध्ययन किया है, और जो कुछ भी इन्हें आज वर्तमान में ज्ञान प्राप्त हुआ है वो सुकरात से ही प्राप्त हुआ है। तो इनके अध्ययन में, इनके विचारों में कहीं ना कहीं सुकरात का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसको भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, चलो अब देखिए, जो प्लेटो हैं उनके बारे में पढ़ने से पहले उनके विचार किस प्रकार के थे उनको पढ़ना अति आवश्यक है, ताकि आपको आगे ये समझ में आएगा कि जो आपके प्लेटो हैं उनके विचार किस प्रकार से आगे बढ़ने वाले हैं। चलो, तो जो आपके शब्द हैं ये शब्द हैं प्लेटो के, उनके विचारों के। देखो क्या लिखा इसमें। जो आपके प्लेटो ने कहा है कि मैं ईश्वर को इस बात का धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैं एक ग्रीक जाति में पैदा हुआ, किसी असभ्य या क्रूर जाति में नहीं। यहां से पता चलता है कि इनका जातिवाद के प्रति कितना, इनके विचार क्या थे, है ना। चलो, क्योंकि मैं एक स्वतंत्र मनुष्य के रूप में पैदा हुआ, गुलाम के रूप में नहीं। क्योंकि मैं एक पुरुष के रूप में पैदा हुआ, स्त्री के रूप में नहीं। अब देखिए यहां से उनकी स्त्री पुरुष के प्रति क्या सोच है ये मालूम पड़ रही है। परंतु इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि मैं सुकरात के युग में पैदा हुआ। ठीक, तो ये इनके विचार है। अब इसके आधार पर आपको कुछ आइडिया होगा कि भाई इनके विचार किस प्रकार से आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो ये थे आपके प्लेटो, इनके विचार। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो इनका जीवन परिचय। इनका जो नाम है वो उनको प्राप्त हुआ है सुकरात से। इनकी कद काठी, इनके सोचने का तरीका, इनका सौंदर्य, उसके आधार पर सुकरात ने इनको नाम दिया प्लेटो। इनको अफलातून भी कहा गया है। क्या बोला गया? अफलातून। ये क्वेश्चन केबीसी में मेरे ख्याल से आ चुका है कि अफलातून इनमें से किसे कहा गया है, तो उसका आंसर था प्लेटो। ठीक, चलो अब देखें, राजनीतिक परिवार से, बहुत बड़े परिवार से इनका संबंध था, राजनीतिक परिवार से संबंध था, राजनीति में इनकी रुचि बढ़ी, लेकिन जो गंदगी है राजनीति में उसको देखकर ये वहां पर आगे बढ़ नहीं पाए। ठीक, अब देखें इसके बाद 20 से 28 वर्ष तक अपने गुरु सुकरात से शिक्षा प्राप्त करी। मैंने आपसे कहा कि जो सुकरात है उनके विद्यालय में 8 वर्ष रहकर उनसे शिक्षा प्राप्त करी। बाद में जब सुकरात की मृत्यु हो गई तो उसके बाद इन्होंने वहां छोड़ दिया और अपना खुद का जीवन शुरू किया। तो उसके बाद 12 वर्षों तक इन्होंने मिस्र, इटली और यूनान का भ्रमण किया, वहां से बहुत सी कुछ शिक्षा प्राप्त करी। ठीक, तो 12 वर्षों तक यहाँ से, मतलब शिक्षा प्राप्त करने के बाद में, सुकरात से शिक्षा प्राप्त करने के बाद 12 वर्षों तक विभिन्न देशों में, यानी कि इटली है, मिस्र है, यूनान है, की यात्रा की। इसके बाद में 40 की उम्र में वापस लौट आए, 40 की उम्र में वापस एथेंस आ गए। उसके बाद इन्होंने अपने एक विद्यालय की स्थापना करी, नाम था एकेडमी। क्या लिखा इसमें? विश्व प्रसिद्ध पाठशाला जिसका नाम था एकेडमी स्थापित की। उसमें बड़े बड़े जो आपके उस समय के राजा थे, विधिवेता थे, और जो आपके अरस्तु है वो भी इसी विद्यालय की देन है, एकेडमी की। ठीक, ये हो गया आपका। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब जब उन्होंने देखा, जब अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करी, उनकी मृत्यु हो गई, है ना, उन्हें मार दिया गया, सुकरात को मारा गया जहर देके। और उसके बाद में इन्होंने मिस्र, इटली, जो भी इन्होंने पूरा, ऐसा कहते हैं कि भारत भी आए थे, ऐसा कहते हैं कि भारत भी आ चुके हैं, लेकिन ऐसा बहुत पक्की बात नहीं है। ठीक, तो इन्होंने इतना विश्व में भ्रमण किया, उसके बाद में देखा कि यार बहुत सी कमियां हैं, तो इन्होंने एक सोच लेकर आए, आदर्श राज्य की संकल्पना दी। इन्होंने एक ऐसे राज्य की संकल्पना दी जहां पर सब कुछ आदर्श हो, आपका न्याय आदर्श हो, वहां के जो लोग हैं वो आदर्श हो, शिक्षा आदर्श हो, तो आदर्श राज्य की इन्होंने संकल्पना दी। ठीक, और सुकरात का ही सपना था, मतलब सुकरात के सपने को इन्हें आगे बढ़ाया, जो कि था आदर्श राज्य। ठीक, तो आदर्श राज्य की संकल्पना दी, और उसका जो विवरण है वो मिलता है द रिपब्लिक में, इनकी बुक है। इसी कारण इन्हें पाश्चात्य जगत का प्रथम स्वप्नदर्शी यानी यूटोपियन कहा जाता है। इनके सपने बहुत बड़े थे, पूरे विश्व को उनको बदलना था कि भाई सब कुछ आदर्श हो, सब कुछ स्टैंडर्ड हो, शिक्षा आदर्श हो, है ना, न्याय आदर्श हो, जीवन आदर्श हो, सब कुछ आदर्श हो। ठीक, तो उस प्रकार से इन्होंने स्वप्नदर्शी भी इन्हें कहा जाता है, प्रथम स्वप्नदर्शी, प्रथम यूटोपियन इन्हें कहा गया है। चलो उसके बाद क्या है, इनकी रचनाएं। जो इनकी रचना है सबसे प्रमुख है द रिपब्लिक, फिर है द अपोलॉजी ऑफ सुकरात, फिर है एपोलॉजी, फिर आपकी है द लॉज, है ना, फिर आपकी है सिंपोजियम, फिर है आपकी सोफिस्ट
और है द स्टेट्समैन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द स्टेट्समैन, द रिपब्लिक, एपोलॉजी और द लॉस, ये इनकी प्रमुख रचना है जो बहुत फेमस हुई है। ठीक, चलो अब देखो इनके बारे में हमारे नोट्स हैं उनसे हम पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि आपको समझ में आए। हमने इसमें आंसर फॉर्म में लिखा हुआ है ताकि आपको एग्जाम में लिखने में दिक्कत ना आए। ये नोट्स भी अवेलेबल हैं, अगर आपको चाहिए तो हमें कॉल करिए, आपको नोट्स भी अवेलेबल होंगे। पूरे नोट्स इसमें कवर हैं, एथिक्स के सब कुछ इसमें कवर किया गया है। चलो अब देखें इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो उनका सिद्धांत है वो है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। क्या इसमें? प्लेटो के अनुसार न्याय मनुष्य की आंतरिक वस्तु के रूप में स्वीकार्य ही न्याय है। न्याय व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि का साधन नहीं है, इसका अर्थ नैतिकता से जुड़ा हुआ है। अब देखो जो न्याय है, जो न्याय हम पढ़ते हैं, जो आपका न्याय है जिसको हम पढ़ते हैं, तो उसको हम जब हम सोचते हैं न्याय, मतलब न्याय सुनते ही हमारे मन में क्या आता है? कानून आता है, कानून, न्यायालय आता ना, क्या आता है? कानून, न्यायालय आता है ना, कोर्ट आता है। तो उन्होंने कहा है कि जो आपका न्याय है उनका संबंध ना कि कानून से है और ना ही न्यायालय से, इसका संबंध है आंतरिक, ये बेसिकली न्याय जो है आंतरिक वस्तु के रूप में इन्होंने एक्सेप्ट किया इसको, ना ही बाह्य वस्तु के रूप में। ठीक, जो न्याय है इन्होंने इसको आंतरिक वस्तु के रूप में एक्सेप्ट किया है, ना कि बाह्य वस्तु के रूप में। अगर हम बात करें तो न्याय हमारे नजरों में कानून के आधार पर सही होगा, है ना। आपको जो, जैसे आपको न्याय चाहिए तो आप क्या करोगे? कोर्ट के पास जाओगे तो वहां से आपको न्याय मिलेगा। लेकिन इन्होंने कहा है कि जो न्याय है ये बेसिकली ये आंतरिक वस्तु के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, ना कि बाह्य वस्तु के रूप में। ठीक, तो इन्होंने क्या किया है, जो आपका न्याय है, जो न्याय है इन्होंने क्या किया है, न्याय को इन्होंने क्या किया है? नैतिकता से जोड़ने का प्रयास किया है, आंतरिक वस्तु के रूप में, आंतरिक वस्तु के रूप में नैतिकता से इनको जोड़ने का प्रयास किया है। ठीक, तो न्याय जो है इनके अनुसार आंतरिक वस्तु ना कि बाह्य वस्तु, और इसका संबंध है, क्या लिखा? इसका संबंध है नैतिकता से, ध्यान रहेगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लेटो का न्याय दर्शन सिद्धांत। प्लेटो कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का वह स्वरूप है जिसमें 3 प्रकार के लोग अस्तित्व करते हैं। क्या लिखा है? प्लेटो कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का वह स्वरूप है जिसमें 3 प्रकार के लोगों का अस्तित्व होता है। जो प्लेटो है वो कहते हैं, क्या बोलते हैं कि अपने समाज में 3 प्रकार के लोग रहते हैं। कौन कौन से? उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। 3 वर्ग है बस। उक्त तीनों वर्ग अपने कर्तव्य व गुणों के अनुसार कार्य करें तो सही न्याय होगा। उन्होंने कहा है कि जिस व्यक्ति के पास जैसा गुण होता है उसको वैसा ही कार्य करना चाहिए, तभी उसी को न्याय बोलते हैं। अगर जैसे आपको उत्पादक वर्ग है, उसका जो गुण है उसके आधार पर ही उसे कार्य करना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो जो आपका उत्पादक वर्ग है उसका गुण है वासना या लालसा। तो जिस व्यक्ति में ये गुण है उसे उत्पादक वर्ग में शामिल किया जाएगा। और जिस व्यक्ति में जो आपका सैनिक वर्ग है इसका गुण है साहस का गुण, तो जिसमें साहस होगा वो सैनिक बनेगा। और जो आपका शासक वर्ग है इसका गुण है विवेक, तो जिसमें विवेक, तो बेसिकली जिस व्यक्ति में जो प्रवृत्ति होगी, जो गुण होगा, उसको उसी के आधार पर कार्य करना चाहिए, वो यही न्याय है। आप समझ पा रहे बात को? जिस व्यक्ति के पास में जो गुण है उसको उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए, तो उसी को न्याय बोलेंगे। और उसी से आदर्श राज्य की स्थापना होगी, उसी से आदर्श राज्य और आदर्श न्याय की स्थापना संभव हो पाएगी। इस प्रकार जिन व्यक्तियों की आत्मा का प्रबल तत्व वासना है वे उत्पादक बनते हैं, जिनकी आत्मा का प्रबल तत्व साहस है वे सैनिक बनते हैं, और जिनकी आत्मा का प्रबल तत्व विवेक है वे शासक बनते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो न्याय का संबंध आंतरिक वस्तु के रूप में है और इसको नैतिकता के रूप में देखा गया है। और न्याय की बात करें हमने तो क्या हमने पढ़ा? जो न्याय है, जो आपके जो आपके समाज है, जो आपका राज्य है, उसमें 3 प्रकार के लोग निवास करते हैं।
उत्पादक, सैनिक, शासक, और सबको अपने अपने गुण के प्रवृत्ति के आधार पर कार्य करना चाहिए, यही न्याय होगा। ठीक, यह पढ़ लिया आप। अब देखो जो न्याय सिद्धांत है उसके गुण और विशेषता की बात करेंगे हम लोग। चलो देखो क्या लिखा इसमें, न्याय सिद्धांत के गुण या विशेषता दोनों एक ही है। नैतिक सिद्धांत, प्लेटो का न्याय नैतिक अधिक कानूनी कम। जो प्लेटो है इनका न्याय का संबंध नैतिकता से है ना कि कानून से। तो क्या लिखा है, नैतिक सिद्धांत है ये, ना कि कानूनी। चलो अगला आपका है कार्य विशेषता। क्या लिखा, कार्य विशेषता का सिद्धांत। क्या लिखा है, व्यक्ति जिस कार्य में निपुण है, जिस गुण में निपुण है, उसको वही कार्य करना चाहिए। क्या लिखा है, व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति के अनुसार जो कार्य जनता के लिए जो कार्य जानता है वही करे, तो यही न्याय होगा। फिर क्या लिखा है, दार्शनिक शासन। दार्शनिक शासन, क्या लिखा है इसमें, प्लेटो के अनुसार शासक दार्शनिक व बौद्धिक होगा तभी न्याय सफल होगा। अगर कोई शासक अपने राज्य में जो शासक वर्ग है, राज्य में जो शासक वर्ग है उसे दार्शनिक होना चाहिए, तभी जो है न्याय संभव हो पाएगा। क्योंकि जो दार्शनिक होगा वो सबके प्रति समान होगा, उसमें लोभ नहीं होगा, लालच नहीं होगा, उसमें निर्णय करने की क्षमता होगी। तो अगर शासक दार्शनिक होगा तो न्याय करना आसान होगा, संभव हो पाएगा। ठीक, तो इन्होंने कहा है। ठीक, तो 3 विशेषता है, नैतिक सिद्धांत है, कार्य विशिष्टता का सिद्धांत है, और दार्शनिक शासन। ठीक, और देखें इसमें, अब देखो और क्या लिखा इसमें लिखा है कि भैया आत्मा की आवाज। आत्मा की आवाज, जो प्लेटो है उन्होंने क्या बोला है कि प्लेटो ने आत्मा को आंतरिक प्रवृत्ति माना है। क्या माना है, आंतरिक प्रवृत्ति माना है। मतलब जो न्याय है वो आंतरिक प्रवृत्ति के रूप में देखा गया है, ना कि आपको कोई बाह्य वस्तु है जो आप पे थोपी गई है। आप कोर्ट गए, है ना, कोर्ट में फैसला हुआ। अब कोर्ट में जो फैसला हुआ वो एक के पक्ष में है, एक के खिलाफ है, तो बेसिकली थोपा गया आप पे, तो ये बाह्य वस्तु हो गई। लेकिन जो उन्होंने न्याय बोला है उसमें उन्होंने कहा कि आंतरिक वस्तु है, ना कि आप पर थोपी गई वस्तु है। ठीक, तो उन्होंने क्या बोला है, जो आपका आत्मा की आवाज, जो न्याय है इनके अनुसार जो न्याय है वो आत्मा की आवाज के आधार पर होता है। जो उनका न्याय है वो आत्मा की आवाज, ना कि बाह्य वस्तु। क्या लिखा है, प्लेटो ने आत्मा को आंतरिक प्रवृत्ति माना है, आत्मा की आवाज माना है, ना कि बाह्य वस्तु। क्लियर है बात, तो ये आत्मा की आवाज हो गई। फिर देखो क्या लिखा इसमें, ठीक, क्या हो गया, आत्मा की आवाज। फिर है आपका 5वां है अहस्तक्षेप। इन्होंने कहा है कि दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करना ही न्याय होगा। आपको सिर्फ अपना काम करना चाहिए जिसमें आप निपुण हैं, ना कि दूसरे के काम में हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर आप दूसरे के काम में हस्तक्षेप यानी इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं तो यह भी एक प्रकार का न्याय होगा। क्या लिखा है, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप ना करना ही न्याय होगा। समझ पा रहे हैं बात को। अब देखो आपको 6वां है, न्याय के 2 स्वरूप हैं। प्लेटो ने न्याय के 2 स्वरूप व्यक्तिगत व सामाजिक बताए हैं। जो व्यक्तिगत है मतलब क्या हुआ कि आपको अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए, और सामाजिक क्या हो गया कि दूसरे के कार्य में कभी भी आपको हस्तक्षेप या इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये हो गया, भी आपका हो गया न्याय के 2 स्वरूप हैं। ठीक, व्यक्तिगत अपना कर्तव्य का पालन करिए, सामाजिक दूसरे के कार्य में कभी भी इंटरफेयर मत करिए। तो ये आपका हो गया कर्तव्य, ये आपका हो गया 2 स्वरूप। ठीक, व्यक्तिगत सामाजिक। बात क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। 7वां है आपका अति व्यक्तिवाद का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि प्लेटो ने समाज के विकास, क्या लिखा है, समाज के विकास में ही व्यक्ति के विकास को निहित किया है। मतलब उन्होंने कहा है कि अगर आप किसी व्यक्ति के विकास पर फोकस करेंगे तो समाज का विकास नहीं हो पाएगा, लेकिन यदि आप समाज के विकास पर बात करेंगे तो सबका विकास होगा, है ना। तो किसी एक व्यक्ति के विकास पर उन्होंने का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि सबका साथ में विकास करिए, समाज का विकास करिए, तो किसी व्यक्ति का विकास अपने आप संभव हो पाएगा। ठीक, चलो तो बेसिकली क्या हो गया कि 7 गुण हैं जिनको हमने पढ़ लिया है। अब है प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना। देखो सबसे पहली आलोचना है कि समाज का विभाजन कर दिया उन्होंने। उत्पादक है, शासक वर्ग है ना, कौन कौन से, उत्पादक, शासक और सैनिक वर्ग। तो इन्होंने समाज को बांटने का प्रयास किया है, समाज में फूट डालने का प्रयास किया है।
अगला है कौरी नैतिकता का सिद्धांत। हर जगह प्रत्येक व्यक्ति का केवल नैतिकता के द्वारा कार्य करना संभव नहीं है ना। अलोकतांत्रिक सिद्धांत। प्लेटो के नया सिद्धांत में दो वर्गों को उच्च सम्मान दिया गया है, जबकि तीसरे वर्ग की अवहेलना की गई है। उन्होंने कहा है कि जो शिक्षा है उसको प्राप्त करने का अधिकार शासक और सैनिक वर्ग को ही है, उत्पादक वर्ग को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से ये अलोकतांत्रिक है, ये अवहेलना है। ठीक, तो आपके सामने हो गया, 3 हो गए, 3 हमने पढ़ लिए पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे है अवैज्ञानिक। अवैज्ञानिक आधार। ये जरूरी नहीं है कि व्यक्ति में एक गुण हो सकता है कि उसमें तीनों गुण हो। अगर आप व्यक्ति में बोल रहे हो कि अगर आप में लालसा का गुण है तो आप क्या बनोगे आप, मतलब अगर व्यक्ति में तीनों गुण होंगे तो ये जो आपको फॉर्मूला है ये वहां पर काम नहीं करेगा। ठीक, तो ये अवैज्ञानिक हो गया आपका। ठीक, तो अगला है आपका अधिकारों के प्रति उदासीनता। प्लेटो ने केवल कर्तव्यों पर बल दिया है, अधिकारों की उपेक्षा की है। मतलब इनके आधार पर सिर्फ कर्तव्यों की बात की गई है, अधिकारों के बारे में कोई बात इसमें नहीं की गई है, जो कि गलत बात है। अत्यधिक एकरूपता की बात की गई है। ठीक, इस प्रकार से सिद्धांत है, ये जो कमियां हैं, जो उनका नया सिद्धांत है उसमें कुछ कमियां हैं जिनको हम पढ़ लिया हमने। ठीक, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है नया सिद्धांत, उनकी विशेषता, उनके गुण और उनमें कमियां, ये हमने पढ़ लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत है ना। देखो क्या इसमें जो प्लेटो है उन्होंने बोला है कि प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में महान राजनीतिक व शिक्षा विचार प्रस्तुत किए हैं। प्लेटो के अनुसार शिक्षा मानसिक विकारों का मानसिक उपचार है। क्या बोला है, शिक्षा मानसिक विकारों का मानसिक उपचार है। क्या बोला उन्होंने, जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क के ज्ञान के द्वार व खिड़कियां खोलना है। जो आपके मानसिक विकार है उनका मानसिक उपचार शिक्षा है, और इसका उद्देश्य क्या है कि आपको जो मस्तिष्क है उसकी खिड़कियां और द्वार को खोलना, इसका उद्देश्य है। आपको जो मस्तिष्क बंद हो गया है, उसकी खिड़कियां उसके द्वार बंद हो गए, उसको खोलना ही इसका एकमात्र उद्देश्य है। ठीक, तो इनका योग शिक्षा हो गई। अब शिक्षा सिद्धांत की विशेषता देखो आप, जो उनका शिक्षा सिद्धांत है उसकी क्या विशेषता है वो देखो। देखो शिक्षा केवल अभिभावक वर्ग हेतु होना चाहिए, यानी कि शासक और सैनिक वर्ग हेतु, ना कि उत्पादक के लिए। स्त्री व पुरुष हेतु समान शिक्षा पर बल दिया गया है। ठीक, शिक्षा की अनिवार्यता, सबके लिए शिक्षा अनिवार्य हो तभी समाज का विकास होगा। शिक्षा का नियंत्रण राज्य के द्वारा होना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति के द्वारा। शिक्षा द्वारा बौद्धिक विकास, शारीरिक शिक्षा का विशेष बल दिया उन्होंने, है ना। फिर क्या दिया है, अब देखो प्लेटो की शिक्षा योजना, इनका जो प्रोग्राम है उसकी बात करेंगे। अब देखो इनकी शिक्षा जो है इन्होंने इसको 2 पार्ट में बांटा है, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। जो आपकी प्राथमिक शिक्षा है इसमें उन्होंने बोला है कि 6 वर्ष की आयु से लेकर 20 वर्ष की आयु तक होना चाहिए। जो आपकी प्राथमिक शिक्षा है ये बेसिकली 6 वर्ष से लेकर 20 वर्ष की आयु तक होना चाहिए। ठीक, जिसमें 6 से 12 वर्ष तक खेलकूद, संगीत, नैतिकता की शिक्षा दी जाएगी। 12 से 18 वर्ष तक सैन्य कार्य हेतु शारीरिक शिक्षा दी जाएगी। ठीक, 6 से 12 और 12 से 18। अब बचा आपका 18 से 20। 18 से 20 वर्ष तक कठोर सैनिक प्रशिक्षण इसमें दिया जाएगा। बात क्लियर है। अब देखो इसमें आगे अगला आपका है उच्च शिक्षा, यानी कि हायर एजुकेशन। 20 वर्ष पश्चात से 30 वर्ष के तक, मतलब 20 से लेकर 30 तक क्या होगा, इसमें गणित, नक्षत्र विज्ञान व मनोविज्ञान की शिक्षा दी जाएगी। 30 से 35 वर्ष तक शास्त्र की शिक्षा मिलेगी आपको। 35 वर्ष की आयु से इन्हें सैनिक व असैनिक प्रशासन के कार्य में सौंप दिया जाएगा। इंसान पढ़ते रहे जिंदगी भर। और 15 वर्ष तक सफलतापूर्वक कार्य करने के पश्चात 50 वर्ष की आयु में शासक बना दिया जाएगा। इनके अनुसार भैया जो है 50 वर्ष तक इंसान पढ़ता ही रहेगा। इतना पढ़ते रहो, पागलपन। चलो, तो इनका हो गया शिक्षा।
ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब इसकी आलोचना, सबसे मेन पार्ट, इसमें कमियां क्या है। देखो इसमें कमियां ये है भैया कि इन्होंने उत्पादक वर्ग की शिक्षा, उत्पादक वर्ग के लिए शिक्षा का प्रावधान नहीं, जो कि अवैधानिक है, असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, बहुत खराब बात है। पाठ्यक्रम की अवधि अत्यधिक लंबी है, 50 वर्ष तक पढ़ते रहो, पागलपन। साहित्य व कला की पूर्णता उपेक्षा की गई है, साहित्य और कला को शिक्षा में कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। इसके बाद देखो, गणित आदि पर विशेष बल, जबकि अन्य को भी महत्व नहीं दिया है। मतलब जो आपका मैथ्स है फोकस किया उसी पे, बाकी जो विषय उन पर बिल्कुल भी ध्यान इसमें नहीं दिया गया, सब कुछ आवश्यक है। अगला आपका अंतिम है, प्लेटो ने सभी की शिक्षा की बात की है, जबकि स्त्री पुरुष के स्वभाव में अंतर होता है। तो भैया सबकी शिक्षा अलग अलग, सबको शिक्षा मिलना चाहिए, लेकिन सबकी शिक्षा अलग अलग होती है ना। तो ये इस पर फोकस नहीं किया गया है। सबकी शिक्षा की बात कर, लेकिन जो आपके स्त्री है, जो पुरुष है, सबका जो एक सोचने का तरीका अलग होता है, उनका व्यवहार अलग होता है, तो उनकी शिक्षा भी अलग अलग होना चाहिए। तो इसकी आलोचना हो गई। ठीक, तो हमने क्या पढ़ लिया आज, हमने क्या पढ़ा, जो प्लेटो है उनके बारे में समझा कि वो कैसे व्यक्ति हैं, उनके विचार किस प्रकार के हैं, उनका जन्म कहाँ, वो सारी बातें, उनका जो नया सिद्धांत है उनको समझा। ठीक, कि इसमें उसकी विशेषता क्या है, गुण क्या है, उसमें क्या कमियां हैं। फिर शिक्षा, शिक्षा के क्या सिद्धांत हैं, क्या योजना है, क्या कमियां हैं, इसको हमने पढ़ लिया है। इसके बाद में और टॉपिक बचे हुए हैं इसमें, उनको हम कल पढ़ेंगे। हमने जो आज पढ़ा है, इनके नोट्स यदि आपको अच्छे लगते हैं तो हमको आप संपर्क करिए, इनके नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे आपके घर पे। ठीक, चलिए, तो इतना आज पढ़ लिया हमने, पर्याप्त है। हम लगातार पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।